कई लोग भूत प्रेत को मानते नहीं हैं, ना उनको दिखाई देती है जो उनका कहना होता है कि मैं इतने साल का हो गया, मैं उस अंधेरी रोड से न जाने कितनी बार गुजर गया, मुझे तो कोई आत्मा, कोई प्रेत आत्मा, ना कोई चुड़ैल दिखाई दिया। तो और लोगों को ये क्यों दिखाई देती है? सवाल बड़ा है। मैं इसका जवाब ढूंढने का कोशिश किया। मैं जब इन जवाब तक पहुंचा तब ज्ञानी लोग का कहना है कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं सच्ची बात है। आत्माएं हर किसी को नजर नहीं आती। जब तक अपने को आपको उसके सामने खुद नहीं दिखाना चाहती तब तक वो दूसरे को दिख नहीं सकती। हाँ, कुछ लोग होते हैं लाखों में, करोड़ों में, जिनको आत्माएं नजर आती रहती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि ये आत्मा है या फिर आम इंसान है। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है रविंदर, और रविंदर की है पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रविंदर है। ये जो घटना का शुरुआत हुआ था ना, वो साल था 2003 का। मैं झारखंड के निवासी, मैं अपने बड़े भाई के साथ उनके ढाबा पर, ढाबा कहना तो बेकार होगा, एक छोटा सा होटल था रोड पर, रोड के किनारे बना हुआ होटल। आप चाहे उसको ढाबा कह सकते हो या फिर होटल कह सकते हो। ज़्यादातर हमारा काम वो दिन के टाइम ही चलता था। शाम के 8 बजे तक हमारा भाई उस होटल को यानी ढाबा को बंद कर देते थे, क्योंकि वो रोड जो था ना, अब सुनसान हो जाता था। हाँ, ट्रैफिक कभी कभी गुजरती थी, लेकिन वो रुकते नहीं थे। लोग बाग का कहना था कि उस जगह के आसपास में आत्माओं का वास है। कई लोगों का मानना था कि वहाँ पर आत्माएं घूमती रहती है, और हमारे जो भाई थे ना, कभी भी आत्मा को देखे नहीं थे। लोगों को बात पर हंसते थे और कहते थे कि देखो, हमने तो आज तक आत्माओं को देखा नहीं, तो मैं इस पर कैसे विश्वास करूं। उनका भी कहना अपनी जगह पर उचित है, लेकिन मैं उनका छोटा भाई, मैं अपने नंबर जो था ना भाइयों का, उसमें तीसरे नंबर पर था। सबसे बड़े भाई थे हमारे योगेंद्र भैया, और उनसे छोटी मेरी एक बहन थी, और तीसरे नंबर पर मैं था। मैं 8 साल योगेंद्र भाई से छोटा था, और उस टाइम मेरी उम्र लगभग 23 साल की थी। मैं पढ़ाई करता था, और जब भी मेरे पास में समय बचता था तो मैं अपने बड़े भाई का मदद करता था। मेरा जो पिता थे ना, अब घर की खेती बाड़ी करते थे, उनको अभी इस होटल के कारोबार से कोई मतलब नहीं था, ना वो सब ये सब खाना बनाना ये सब जानते भी नहीं थे। तो ये जोगिंदर भाई के शौक़ था, वो वही अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। उनका शौक़ था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा ढाबा बनाऊंगा। अब तक तो 3 साल हो गया उस ढाबे को चलाते हुए, लेकिन अभी कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। जैसा था वैसा ही चल रहा था, लेकिन हाँ, आमदनी जरूर हो रही थी, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी कि हम उसको और ढाबे को आगे बढ़ा सके। जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में चलता आ रहा था। लोग बाग आते थे, दिन के टाइम में भोजन करते थे, और रात को 8 बजे के आसपास हम ढाबा को बंद कर देते थे। लेकिन रात में वहाँ पर रखवाली करने के लिए कोई न कोई रहता था। या तो मेरे योगेंद्र भाई रहे, या तो मैं रहूँ, या फिर मेरे चाचा रहे। तीनों लोग में से कोई न कोई उस दुकान को रखवाली करता था। अब मैं बताता हूँ उस घटना के बारे में जब मेरे साथ ये शुरुआत हुआ था। उस रात मेरा ही नंबर था दुकान का रखवाली करने का, और नंबर इसलिए था कि चाचा की तबीयत सर्दी जुकाम हुआ पड़ा था, और जो जोगिंदर भाई थे सारा दिन तो मेहनत करते थे ढाबा पर, खाना बनाना, ग्राहकों का हैंडल करना, सारा काम अकेले ही करते थे। हमारे पास में कोई नौकर चाकर तो था ही नहीं, जो कुछ करना जोगिंदर भाई करते थे। और जब मेरे पास में वक्त होता तो मैं भी आता, जोगिंदर भाई का हाथ बढ़ाता, तब अच्छा मदद मिल जाता था। सारे ग्राहक निपट जाते थे रात के 8 बजे के आसपास। इसके बाद गाहे बगाए कोई आ गया भटकता हुआ तो अलग बात है, लेकिन जोगिंदर भाई ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते थे। बाकी जो सामान बचा रहता था
अब उसको हम समेटते थे, सब्जी वगैरह जो भी बच जाता था तो अपने घर में लेके चल जाते थे। उस टाइम में हमारे पास में वहाँ पर फ्रिज वगैरह का व्यवस्था नहीं था। हाँ, कभी कभी योगिंदर भाई मछली वगैरह भी बनाया करते थे। मछली जब बन जाता था ना, बच जाता था तो भी घर जाता था। ऐसा ही हमारा परिवार चल रहा था, ढाबा चल रहा था, सब मौज मस्ती में। ऐसा कुछ दुख तकलीफ हमारे साथ में नहीं था। ये तो जोगिंदर भाई का शौक था, नहीं तो उनको नौकरी तो अच्छी थी। वो नौकरी को छोड़ कर के नहीं, कौन दूर रहेगा, मैं अपने गांव के पास ही ढाबा खोल लेता हूँ और उसी से मेरी तरक्की होती रहेगी। लेकिन ठीक ठाक कमा रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। उस रात में करीब 6 बजे शाम को मैं पहुंच जाता हूं। मैं जोगिंदर भाई से कहता हूं कि आप चले जाइए, आराम कर लीजिए और चाचा को आप भेज दीजिएगा रात में। जोगिंदर भाई कहने लगे, देखो आज चाचा तो आएंगे नहीं, उनकी देखी नहीं तबीयत कैसी, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है। तो मैं कहा कि ये तो नॉर्मल होता रहता है। तब जोगिंदर भाई खुद कहने लगे कि चाचा बोल के गए हैं कि अब जब तक उनकी तबीयत सही नहीं होगी वो रात को आएंगे नहीं, घर पर ही आराम करेंगे। अब जोगिंदर भाई मुझसे कहने लगे कि देखो रविंदर, तुम्हें ही रात को अब यहाँ दुकान पड़ना पड़ेगा, तो अब संभाल लो, अब इसके बाद मैं घर चलता हूँ। अब 7 बजे तक वो मेरे साथ में रहे। इसके बाद मैं उनको कहने लगा कि आप निकल जाइए, देर करना ठीक नहीं है। वहाँ से जो मेरा गांव था 1 किलोमीटर की दूरी पर था। 1 किलोमीटर का दूरी, वो भी पैदल ही लोग चले जाते थे, मैं भी पैदल आ जाता था, कोई लंबा फासला था नहीं। और वही जोगिंदर भाई करते हैं, और अब ढाबा मेरे हवाले छोड़ करके वो चले जाते हैं। जो भी सामान वगैरह बचा था सब ले ला करके, हाँ थोड़ा बहुत कुछ रह गया जो बड़ी चीज़ में था, बर्तन में था, जो समेट नहीं सकते थे, वो बच ही जाता था। अब वो खराब हो गया तो उसको हम रोड पर जानवरों को खिला देते थे, ऐसा ही चलता था। अब जोगिंदर भाई के जाने के बाद में मौसम बिल्कुल ठीक था, जैसा नॉर्मल बरसात का टाइम जरूर था, लेकिन बादल जमे हुए थे, लेकिन बरसात का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। करीब 8 बजे के आसपास मैं देखने लगा कि चलो अब तो कोई है नहीं, अब ढाबा को बढ़ाते हैं, अब कल की कल देखी जाएगी, चल के आराम करते हैं। मुझे नींद भी आ रही थी, मैं थका भी था और सोना भी चाहता था। जब मैं दुकान का अब हमारा जो बर्तन भाड़ा था समेट रहा था, तभी बरसात जोरों से स्टार्ट हो गई। एकाएक तूफानी बादल आए और बरसने लगे, गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। हमें तो इसका सोचा भी नहीं था कि इतना तेज बरसात आ जाएगी, क्योंकि मेरा जो होटल था ना, ढाबा था ना, कच्चा था। अगर तेज बरसात आंधी आ गई ना तो पानी जरूर टपकता, और वो भी डर था कि कहीं छप्पर भी ना उड़ जाए। लेकिन हवा एक बार जरूर तेज थी, और इसके बाद हवा शांत हो गई थी, फिर बरसात जोरों से पड़ने लगी। मैं देखने लगा कि अंदर में कोई सामान, आटा का बोरी वगैरह, दाल वगैरह, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, भीग तो नहीं रहा है, सब्जी वगैरह सब अपने जगह पर तो है ना, कोई भीग तो नहीं रहा। सब ये मैं स्टोर में सब कुछ देख करके, ढाबा के पीछे हमारा स्टोर था, वहीं पर मेरा सोने की व्यवस्था था, खाट वहीं लगी रहती थी, बिस्तर वहीं होता था। सब कुछ देख आता हूँ। हाँ, कुछ जगह पर पानी जरूर गीला हो रहा था, लेकिन इतना नहीं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था। और तब मैं ढाबे के गेट पर आता हूँ, पर्दा गिरा देता हूँ, अंदर बारिश का जो बूंदे हैं अंदर भी आ रही है। जब तेज की हवा चलती थी ना, तो उसकी जो बूंदे की वो गति थी अंदर ढाबे की तरफ हो जाती थी, दरवाजे की तरफ में अंदर पानी का बौछार आना शुरू हो जाता था। मैं उस तिरपाल को पकड़ रखा था कि अंदर पानी ना आए। अचानक ऐसा लगा कि जोर से बिजली आसपास में कहीं गिरी है, बहुत जोर से आवाज हुआ। मैं तो कांप के रह गया था, इतनी जोर से मेरे कानों में गूंज सुनाई पड़ी, और चमक भी बहुत पास में आई थी। अचानक मेरे हाथ से तिरपाल छूट गया, तेज हवा उस टाइम झोंका आया। जब तिरपाल ऊपर लहरा करके उठा ना, इसके बाद में जो देखा ना, तो मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं एक पल उस चीज को देखता रह गया, ये क्या है भाई?
जब मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया, जब बिजली चमकना शुरू किया, तब मैं देखता हूँ कि एक जवान लड़की मेरे ढाबे के गेट पर खड़ी है। बारिश से बचने के लिए शायद आ गई है। इतना खूबसूरत लड़की मैंने तो आसपास में कहीं देखा भी नहीं था। मेरी नज़रें उस पर रुक गई थी। जब बादल चमकता था ना तेज तेज, तब उसकी रोशनी में उसका चेहरा देखता था। अब उसको पता नहीं था कि मैं उसको देख रहा हूँ। वो तो शायद बारिश से बचने के लिए ओट में आई हुई थी। उसको पता भी नहीं था कि जो तिरपाल ढका हुआ था अब वो कब का उड़ चुका है, अलग हो चुका है। अब मैं उसको जी भर के देख रहा हूँ। अचानक उसको एहसास होता है कि हाँ, कोई देख रहा है, कोई खड़ा है। और तब वो मेरी तरफ मुड़ती है। अब उसका पूरा चेहरा मेरे आंखों के सामने था। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, बाल जो थे भीगे हुए थे लेकिन खुले हुए थे। जब हवा का तेज झोंका आता ना तो उड़ने लगते। सिंपल सी ड्रेस पहन रखी थी, लाल कलर का, उस पर गोरा चेहरा उसका और फब रहा था। मैं तो देखता रह गया था। और वो मुझे देख करके जैसे इग्नोर कर लिया। फिर वो बाहर की तरफ देखने लगी। मैं अपने आप को समझ नहीं पाया कि मैं भी तो स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, जवान हूँ। और ये लड़की मेरे ढाबे के गेट पर खड़ी है, अब मुझे इग्नोर कर रही है, जैसे मेरा कोई अस्तित्व ना हो, मैं जैसे इस जगह पर हूँ ही ना हो। ऐसा मुझे अपने आप पर अब शक होने लगा। तब मैं खांसता हूँ, खांस करके एहसास कराता हूँ कि नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ, एक बार और पलट के देखो। अब वही खांसी का असर होता है। मैं तेज खांसता हूँ तो चौंक जाती है, फिर मुड़ती है, अब मेरी तरफ देखती है। अब उसकी नज़रें मेरे पैर से लेकर के सर तक मुआयने जैसे एक्सरे कर रही हो। अब फिर वो मुड़ना चाहती थी, इग्नोर करना चाहती थी। और तब मैं उससे पूछता हूँ, अरे रे रे रे, आप भीग रही है, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर बैठने की जगह है, आराम से आ जाइए। मैं तो उसको प्यार में पागल हो गया था, एक नज़र देख करके ही। और भीगा हुआ वो चेहरा मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो उसको जी भर कर देखना चाहता था। जब मैं उससे बोलता हूँ ना, तब वो चौंक जाती है, फिर मुड़ती है, मुझे फिर उसी नज़रों से देखना शुरू करती है, जैसे उसको विश्वास नहीं हो रहा कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। जब मैं फिर बोलता है, अरे घबराइए मत, अंदर आ जाइए, देखिए बाहर बरसात तेज हो रही है, आप यहाँ पर खड़ी रहेंगी तो भीग जाएगी, अंदर आ जाइए, बैठने का स्थान भी है, सब कुछ व्यवस्था अंदर में है, ये ढाबा है ना। तब उसको लगता है कि हाँ, विश्वास होता है कि मैं उस जगह पर खड़ा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं। अब थोड़ा सा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाता है, लेकिन उसके होठ से कुछ फूटते नहीं, आवाज़ नहीं निकलती है, होठ लरजते रहते हैं, जैसे कुछ पूछना चाहती हो, लेकिन वो पूछ नहीं रही थी। शायद उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए थे। अब मेरी बात को समझती है और फिर अंदर आ जाती है। मैं उसके आने के लिए अब रास्ता दे देता हूँ। वो आ करके अब ढाबे के अंदर खड़ी हो जाती है। तब मैं उसको कहता हूँ कि आप किसी कुर्सी पर बैठ जाइए, ये सब आप ही का है, आराम से बैठिए, अभी तो बरसात बड़ा जोरों पर है, पता नहीं कब तक ख़त्म होगी। अब मैं तो चाहता था कि ये बरसात कभी बंद ही न हो, सारी रात चलता रहे, लड़की जा नहीं पाए। मैं मन में ऐसा ही सोच रहा था। उस वक्त मेरे मन में ऐसा ही विचार आ रहा था। मैं उसको अपना नज़दीक देखना चाहता था। इतनी सुंदर थी ही, ऐसी लड़की मेरे जीवन में देखी नहीं थी शायद, जो मेरे सामने में खड़ी थी। वो अब मुझे घूर रही थी। फिर उस जगह का मुआयना करने लगी कि मैं हूँ कहाँ पर। तब उसको लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है ढाबा। तब ये कुर्सी पर बड़ा आराम से बैठ जाती है। तब मैं उससे पूछता हूँ कि आप कुछ पानी वगैरह लेंगी। सर हिला देती है, मतलब नहीं। मैं भी अभी उसके पास में खड़ा था। पूछता हूँ कि आप कौन से गांव की हो। वो मेरी तरफ देखती रहती है, जैसे कुछ बोलना तो चाहती है, लेकिन शब्द शायद उसको मिल नहीं रहे।
होठ जो है ना हिलकर रह जाता था, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं सोचा कि शायद ठंड लग गई है, बरसात में भी थोड़ा भीगी हुई है, उसी का असर है। चलो इसको अकेले छोड़ देते हैं थोड़ी देर, और अब मैं जब तक अपना काम भी समेट लूँ, और बाकी मैं अपने काम में लग जाता हूँ। हाँ, मुड़ मुड़ कर मैं देखता रहता हूँ उसी कुर्सी पर बैठी हुई। कभी मेरी तरफ देख लेती थी, कभी बाहर का बरसात का बिजली कड़कता था। अब मैं एक चीज़ नोटिस किया था, जब भी बिजली कड़कता था ना, वो जैसे चौंक जाती थी, डर जाती थी। मैं कई बार नोटिस किया था। अब मैं भी डरता था बिजली कड़कने से। ऐसा लगता था उस रात की बिजली मेरे आसपास ढाबा के पास ही कहीं कड़क रही हो। जब मैं अपने काम को निपटा देता हूँ ना, तब मैं उस लड़की के पास में आता हूँ कि मैं आपसे पूछ रहा था ना मैडम कि आप कौन से गांव की हो, मैंने आपको आसपास में कहीं देखा नहीं है। तब वो पहली बार बोलती है, मैं पास की ही हूँ, इधर से गुजर रही थी, अचानक बारिश आ गया। बड़े उसके बोल मीठे थे। मैं उसकी आवाज़ में, अब इतना मधुर आवाज़ था कि आवाज़ में खो गया। मुझे लग रहा था कि बस बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। जितनी सुंदर वो थी, उतनी ही सुंदर उसकी आवाज़ थी, मखमली आवाज़ जिसको बोल सकते हैं। अब मैं वो आवाज़ सुन करके और मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा कि भगवान ने कितनी बढ़िया से इसको बनाया है। सुंदर तो है, आवाज़ भी बहुत सुंदर दिया हुआ है। अब इस जिसके नसीब में आएगी वो अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। काश ये मेरे भाग्य में लिखी हो। लेकिन मैं इसके लिए अब सोचने लगा था। मैं उस लड़की की चापलूसी करने लगा उस टाइम में, जी हुजूरी करने लगा कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए चाय बना दूं, कुछ और दे दूं, कुछ मिठाई है मेरे पास में, कहिए तो मैं आपके दे दूं। कब तक आप ऐसे ही बैठी रहेंगी खाली, कुछ खाइए ना, कुछ खाइए ना। लड़की मेरी बात सुनकर के मुस्कुराती रहती थी और अभी तक एक गिलास पानी तक नहीं मांगी थी। अब मैं जो था अपने काम में जुटा हुआ था, उसको मनाने की कोशिश कर रहा था कि कम से कम मेरे ढाबा में आई है पहली बार, मैं उसका आदर सत्कार तो करूं, मेहमान है मेरी। अब मैं उससे चाहने भी लगा था, पहली नज़र का प्यार हो चुका था। अब मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। जब मैं बोलता था ना, वो लड़की मुस्कुरा देती थी। अब मुस्कुरा करके सर हिला देती थी, मतलब खाना नहीं चाहती, पीना नहीं चाहती। तो क्या खाती नहीं है? मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था कि क्या पानी नहीं पीती है? जरूर पीती होगी। अब मैं जबरदस्ती अब उसके लिए पानी लेके आता हूँ, पानी टेबल पर रख देता हूँ, कहता हूँ कम से कम पानी तो पीजिए। तब वो अनमने भाव से गिलास को उठाती है, अपने होठों तक ले जाती है, 2-4 घूंट पानी पी करके अब फिर रख देती है। तब मेरा मन शांत हुआ कि चलो कम से कम पानी तो पिया। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि आप कुछ चाय लेंगी, मैं आपके लिए कुछ मिठाई दे दूँ? तब वो सर हिला देती है कि नहीं चाहिए। बरसात अपने जोरों पर था, अभी भी बिजली चमक रही थी, गरज रही थी, और लग रहा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली हो। ये बरसात रात भर चलती रहे, यही तो मैंने प्रार्थना किया था, ताकि मैं इस लड़की के नज़दीक रहूं और मेरा अकेलापन भी दूर होता रहे, क्योंकि अब इस ढाबे पर मैं अकेले था पूरी रात के लिए। अब तो मेरे साथ में कोई थी। मैं उसको चाहने लगा था। मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। मैंने वो हर काम करने की कोशिश किया कि आप मिठाई खा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ नमकीन दे दूं, जो कुछ मेरी दुकान में अवेलेबल था उस टाइम में, सब कुछ उसका आगे में देने की कोशिश करता था। लेकिन वो मुस्कुरा के मना कर देती थी और फिर कहती थी नहीं, भूख नहीं है मुझे अभी भूख नहीं है, अगर भूख होगा तो मैं आपसे ज़रूर मांग लूँगी। तब मुझे थोड़ा सा राहत महसूस हुई। मैं उसी के थोड़ी दूरी पर कुर्सी पर बैठ गया। अब कोई काम मेरे पास में बचा ही नहीं था, अब तो मुझे सोना था। लेकिन अब ऐसे हालात में मैं थोड़ी सो पा जाता, सोता थोड़ी मैं। लड़की मेरे सामने, वो भी जवान, खूबसूरत। अब बाहर का मौसम वैसे हुआ पड़ा था। मैं आधा पौन घंटा उसके पास बैठा रहा और उससे बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हाँ हूँ से आगे बढ़ती ही नहीं थी। जब काफ़ी रात हो गया
1.5-2 घंटा बीत चुका, बरसात की खुलने के नाम नहीं ले रही थी और लग रहा था कि बरसात तेज होती जा रही है। अब तो मेरी जो झोपड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा था, जब उसमें बूंद गिरती थी ना तो बजता भी था, आवाज़ भी करता था। अब मुझे डर है कि कहीं लीक ना करना शुरू कर दे, कहीं पानी टपकना सुनना शुरू कर दे। मैं निगाहें मार लेता था, उठकर कुर्सी से हर जगह मुआयना कर लेता था। और तब लगता है कि अभी तो ठीक है, आगे का कुछ बोला नहीं जा सकता है। मैं थोड़ा टेंशन में था। जैसी बरसात हो रही थी, मुझे लग रहा था कि हमारी झोपड़ी ज़्यादातर देर तक झेल नहीं पाएगी, लेकिन अभी तक झेल रही थी। मुझे यही उम्मीद थी जब इतना झेल गई तो आगे भी झेल जाएगी। अब मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान उसी लड़की पर था। और तब मैं देख रहा था कि लड़की आंख बंद किए हुए थी। मुझे लगा कि लड़की थकी हुई है। मैं इसको ऑफर करता हूँ कि आप आराम कर लीजिए। और वही मैं उससे बोलता हूँ कि देखिए, मुझे लग रहा है कि आप बैठे बैठे सो रही हैं। हमारे पास में खाट भी है, अगर आप सोना चाहें तो मैं आपको ले चलता हूँ। लड़की अपनी आंखें खोली, जैसे नींद में थी मेरी बात सुन करके। शायद उसको नींद आ रही थी, वो सोना भी चाहती थी। अभी तक मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। वो बताई थी कि आसपास की है, लेकिन कौन सी गांव की है ये मुझे मालूम नहीं था। ना उसने अपना गांव का नाम बताया था और अपना अभी तक नाम भी नहीं बताया था। हालांकि मैं उसका नाम पूछा भी नहीं था। जब मैं इसको ऑफ़र करता हूँ कि देखिए, आप थकी हुई हैं, आपको शायद आराम की ज़रूरत है, मेरे स्टोर रूम में खाट भी है, आप जाकर के कुछ देर आराम कर लीजिए, आज तब तक मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। लड़की मेरी बात को मान लेती है, सर हिला देती है। शायद थकी थकी लग रही है और भीगने का असर भी था। अब मैं उसको ले जाता हूँ, आराम से मेरे पीछे पीछे चल देती है। डरती नहीं है बिल्कुल। डर मैंने उस लड़की के अंदर देखा ही नहीं। और कोई लड़की होती तो शायद डर जाती कि भाई, मैं एक अनजान लड़के के साथ में, जहाँ पर कोई नहीं है, ये लड़का मेरे साथ में कैसा सलूक करेगा। लड़की का डरना लाजमी था उस वक़्त में, लेकिन उस लड़की के अंदर डर नाम का चीज़ मैंने देखा ही नहीं। जैसे इसके लिए नॉर्मल सब है, मेरे पीछे पीछे आ जाती है। और तब मैं मन ही मन सोचता हूँ कि देखो, लड़की बड़ा साहसी है। अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो मना कर देती कि नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना नहीं है। लेकिन ये नहीं डरी। मैं अपने स्टोर रूम में आता हूँ, खाट की तरफ इशारा करता हूँ, जिस खाट पर मैं सोया करता था। मेरे चाचा सोया करते थे, और उसी खाट को मैं अब उस लड़की को बोलता हूँ, आप इस पर आराम कर लीजिए, बिस्तर लगा हुआ है। और कोई तकलीफ़ हो, कोई बात हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मेरा नाम रविंदर है। मैं अपना नाम उसको बताता हूँ, और तब मैं कहता हूँ कि आपका नाम क्या है। वो मुझे घूर के देखती है, और फिर वो प्यारा सा नाम मुझे बता देती है। जैसा उसका सुंदर चेहरा, जैसे उसकी मीठी मखमली आवाज़, और वैसा ही उसका प्यारा नाम भी होता है। और वो मेरे सामने ही उस बिस्तर पर, उस खाट पर लेट जाती है। और तब मैं, अब ठंड जैसे माहौल हो गया था बरसात गिरने की वजह से, मुझे लगा कि इस लड़की को चादर देना चाहिए। अब मैं एक चादर उसको दे देता हूँ कि आप चादर ओढ़ लीजिए, आप भीग गई है और इस चादर से आपका थोड़ा सा राहत मिलेगी। बिना किसी हुल्लत के चादर को ले लेती है। तब मुझे लगा कि अब मुझे इस जगह से चलना चाहिए। हाँ, मैं वही करता हूँ। मैं अपने मेन ढाबा में आ जाता हूँ। बरसात अभी जोरों से चल रही है, और कब तक चलेगी, शायद मेरी भगवान ने प्रार्थना सुन लिया था। तभी तो बरसात रुक नहीं रही थी। और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे, मुझे भी ऐसा ही महसूस होने लगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब तक मैं पैर न पसारूं, तब तक नींद का मज़ा आता नहीं था। मैं ऐसा शख्स नहीं था कि मैं कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाऊं। मैं सोचने लगा कि मैं अब अपना खाट तो उस लड़की के हवाले कर दिया। कब तक वो सोएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं उस जगह तो जा नहीं सकता, तो मैं यहीं पर आसपास में कुछ देखता हूँ और फिर यहीं सो जाता हूँ। मैं कुछ पुराने कपड़े को अब ज़मीन पर बिछाता हूँ और कुछ सिरहाने रखता हूँ, और फिर मैं ज़मीन पर ही सो जाता हूँ पुराने कपड़े के सहारे। कब मैं सो गया
मुझे पता ही नहीं चला। जब लगा कि बिजली मेरे ढाबा के बगल में गिरी है, कड़कड़ाती हुई आवाज़ और उतना ही चमक मुझे महसूस हुई। मेरी आँख खुलती है। जब आँख खुलती है ना, वो लड़की मेरे पास में बैठी हुई है, आलथी पालथी मारे मेरे उसी पुराने बिस्तर पर जिस पर मैं सोया हुआ था। और वो जैसे ही बिजली की आवाज़ सुनाई पड़ती है, बिजली कड़कती रहती है, वो डर जाती है, मुझसे लिपट जाती है। जब मुझसे लिपटती है ना, एक बड़ा आनंद का अनुभव होता है। अब मैं तो बस इस पल को जीना ही चाहता था कि काश ऐसे ही मेरे से लिपटा रहे और ये बिजली कड़कती रहे, इसका कड़कना कभी बंद ना हो। भगवान ने शायद ये भी बात मंजूर कर लिया था। अब वो बिजली थी ना, वाकई मेरे आसपास के एरिया में कहीं गिर रही थी, कड़क रही थी, चमक रही थी। तूफानी रात थी। और कब मेरे जो साथ में चिपकी हुई थी डर के मारे से, मैं तो बस देख ही रहा था। उस पल का मैं आनंद ले रहा था। उसकी शरीर का गर्माहट का मैं आनंद ले रहा था। सुगंध भी उसके कपड़ों से आ रही थी। मुझे तो मदहोशी सी चढ़ती नजर आई। वो इतने नज़दीक थी, चिपकी हुई, जैसे बिजली उसको पकड़ लेगी, बिजली उसको करंट लग जाएगा। इतना डरी हुई थी, खौफ में थी। क्यों डरी हुई थी मुझे उस वक्त तो नहीं पता था। आखिरकार जो खुशबू उसके शरीर से फूट रही थी, मैं मदहोशी में अब उलझता चला गया। जब मुझे होश आया ना, तो हम अपने आप में नहीं थे। लड़की का साथ मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को दोषी समझ रहा था। मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। ये मेरा पहला प्यार था और ये सब अचानक हुआ था। मुझे अभी भी नहीं लग रहा था कि मैं ऐसा कभी कुछ कर सकता हूँ। ये सब उस लड़की का शरीर से फूटने वाली सुगंध का करामात था। वो सुगंध ही मुझे मतवाला बना दिया था, जैसे मैं अपने आप को भूल चुका हूँ। लड़की भी अपने जिस्म को समेटती है, मैं भी कपड़े लत्ते समेटता हूँ। लड़की पर इसका कोई असर नहीं होता है। उसका चेहरा मोहरा अभी भी वैसे ही है, जैसे कोई पछतावा ना हो। अब मैं तो पछतावे में डूबा हुआ था कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई। मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें सहमति उस लड़की का भी है। अगर वो नहीं चाहती तो कभी नहीं होता। मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन लड़की के चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आता है। तब वो कहती है कि देखो ना, कब तक ये बारिश होता रहेगा, कब तक बिजली कड़कती रहेगी। तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ पता नहीं कब तक चलेगा। मुझे तो लगता है कि रात भर चलता रहेगा। अब मैं उससे खुल चुका था। जो अंदर शर्म हया थी ना, वो तो कभी का निकल चुका था। मैं उसके नज़दीक बैठ गया। मैं उससे प्यार से पूछने लगा कि देखो, अपना नाम तो बता दिया, लेकिन आप किस गांव की हो अभी तक नहीं बताया। अब कहाँ से आ रही थी और क्या करने गई थी, कई तरह का सवाल मैं पूछ रहा था। तब पहली बार मैं उसको गुस्सा होते देखा था। मुझसे नाराज हो गई थी। कहने लगी कि लड़की से इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता। मैं गई थी किसी काम से, आते टाइम बारिश हो गया और मैं आपके अब इस जगह पर आ गई, नहीं तो मैं आती भी नहीं। आप कहाँ और मैं कहाँ, दोनों में कभी मेल ही नहीं होता। ये संजोग बनाया हुआ है। लड़की जैसे कोई महात्मा की तरह उपदेश दे रही थी, कह रही थी कि ये संजोग बनाया था हम दोनों को मिलने के लिए, और देखो हम इस जगह पर मिल गए। बाकी में जो कह रही थी ना, मुझे भी लग रहा था अगर ये संजोग नहीं होता तो कहाँ लड़की और कहाँ मैं अपने ढाबे में और लड़की रोड पर अपने घर को जा रही होती। हमारे ढाबे पर क्यों आती? ये संजोग का ही सबसे बड़ा खेल था। तब हमारी दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। जब बारिश धीमा होने लगा, बिजली की आवाज़ दूर सुनाई पड़ने लगी। काफ़ी समय अब लग रहा था कि सुबह होने वाली है, लेकिन अभी नहीं। 4 के आसपास का सुबह का टाइम था जब मैं घड़ी देखा। लड़की कुछ बेचैन नजर आ रही थी, बार बार अपनी जगह से उठ रही थी।
बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसको जाना है। लेकिन हाँ, जो बारिश तेज थी अब थोड़ा धीमी हो गई थी। बार बार लड़की उठ रही थी, देख रही थी। अब मैं कह रहा था कि आप बैठो ना, अभी रात बाकी है, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं। 5 साढ़े 5 बजे आप अपने घर के लिए निकल जाना, अभी जाना सही नहीं है। क्या पता बारिश रास्ते में इंतजार कर रही हो, आप फिर भीग जाएगी। लेकिन वो जैसे मेरी बात सुन नहीं रही थी, बार बार अपनी जगह से उठ जाती, दरवाजे तक जाती, बाहर झांकने की कोशिश करती कि बारिश कम हुआ कि नहीं हुआ, बिजली कड़कना कम हुआ कि नहीं हुआ। आखिरकार मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, बारिश का अब जो स्पीड है कम हो चुका है, मुझे निकल जाना चाहिए। अब बिजली भी कहीं दूर चमक रही है, मतलब उधर ही कड़क रही है। क्या पता फिर बारिश आ जाए, यही वक्त है, मैं निकल जाती हूँ। अब मैं उसको मना कर रहा था कि देखो अभी अंधेरा है, सुबह के 4 बज रहे हैं, चले जाना, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, छतरी लेके चलूँगा। अतः वो मुस्कुराते कहने लगी, रुक गई जाती जाती। अब मुस्कुराते हुए कहने लगी कि तुम बहुत प्यारे इंसान हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। जब उसकी वो आवाज़ सुनता हूँ, जो वो बोलती है, तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। अब मैं भी अपने दिल की बात उससे बताता हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या हम दोबारा मिलेंगे? लड़की मुझे घूरती रहती है और कहती है कि हाँ, मैं इसी जगह पर आऊँगी, लेकिन कब आऊँगी कुछ बता नहीं सकती, तुम इंतज़ार करोगी? मैं कहने लगा हाँ हाँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा इंतज़ार करूँगा। हालांकि मैं इस ढाबे पर हमेशा रहता नहीं था, कभी कभी मैं इस ढाबे पर रुका करता था। अभी तो मेरे चाचा की तबीयत खराब थी, ऐसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ था, नहीं तो मेरा नंबर ही नहीं था आज का। अब फिर मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ तो रात गुजारता नहीं। तब लड़की को मैं खाम खा बुला लिया, लेकिन मैं मन का पक्का था, अपने असूल का पक्का था। अब मैं सोच लिया कि आज से मैं इस ढाबा का मालिक, रात का मालिक और दिन का मालिक मेरे भाई होंगे। मैं रात की ड्यूटी करूँगा और रात के ढाबा पर रुकूंगा इस लड़की के लिए। इस लड़की का अब जो बोल के गई है, अब बोल के जा रही है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कब आऊँगी, लेकिन आऊँगी तुमसे मिलने के लिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ आज ज़रूर आऊँगी, क्या तुम मुझे मेरा इंतज़ार करोगे? और तब मैं उससे बोलता था कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा इसी जगह पर। लड़की चली जाती है, मैं रोकता रहता हूँ, लेकिन मेरी बात को अनसुनी कर देती है और कहती है कि मैं अब संभाल लूँगी, अब मैं चली जाऊँगी अपने घर, मेरी फिक्र मत करो। अब फिर कुछ देर रुकती है, अब मुड़ती है, तेज आवाज़ में कहती है कि मेरा इंतज़ार ज़रूर करना, मैं लौटूंगी तुम्हारे पास में, लेकिन ये नहीं बताएगी कब लौटेगी। जाने के बाद वो जो जगह थी ना, बड़ा अजीब सी हो गई थी, जैसे उस जगह की रौनक चली गई हो, ढाबा की रौनक चली गई हो, लेकिन उसकी बदन का खुशबू अभी मेरे ढाबे में फैला हुआ था। अब मैं सोच रहा था कि चलो अब शुरुआत तो हो गई है, अब मेरा प्यार आगे बढ़ता जाएगा। अब मैं इतना उसके प्यार में डूब चुका था कि मैं उसके अलावा किसी लड़की की तरफ अब देखना भी नहीं चाहता था। हालांकि कुछ लड़की मेरे नज़रों में थी जो मैं उनसे अब बात करने की कोशिश करता था और वो भी इंटरेस्ट दिखाती थी, लेकिन अभी उनसे मेरा मिलना जुलना नहीं हुआ था। जब इस लड़की को देखता हूँ और उनसे तुलना करता हूँ तो इस लड़की के आगे उनका कोई वैल्यू था ही नहीं, ना तो सुंदरता में, ना आवाज़ में, ना चाल ढाल में, ना सलीके में। और मैं सोचता हूँ कि ना, मैं किसी लड़की से नहीं मिलूँगा इसके अलावा, इसके लिए मुझे चाहे कितना भी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं ज़रूर करूँगा। अब वही होता है। अब मैं चाचा से कहता हूँ कि चाचा जी, जितना दिन आपको आराम करना है कीजिए, अब मैं अपने ढाबे पे रहूँगा। अब मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करता था तो मैं अपने किताब वगैरह ले जाऊँगा। अब सुनसान तो हो जाता है ढाबा, आराम से पढ़ाई करूँगा, तैयारी करूँगा, आप चिंता मत करो। मेरी जब मैं बात सुने चाचा तो मुस्कुरा गए और कहने लगे कि भतीजा, कोई प्यार वार का चक्कर है क्या? मैं एक पल के लिए सन्न रह गया था, क्या रे, इनको कैसे पता? कहीं ये लड़की इनको तो नहीं मिली थी? तब मेरे मन में वो शंका निकल चुकी थी। अरे
कहाँ इनकी उम्र, कहाँ उस लड़की की उम्र। नहीं नहीं, मेरे मन में सोचना ये पाप है। अब मैं मुस्कुरा देता हूँ, अरे नहीं चाचा, ऐसी कोई बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चाचा भी हंस पड़ते हैं। ये बात मेरे जब भाई साहब जोगिंदर के कानों में पड़ती हैं तो मुझे बुलाते हैं और कहते हैं कि चाचा जी कह रहे थे कि तुम रात के हमेशा आप रहोगे वहाँ पर, बात क्या है प्यारे। मैं कहने लगा, भाई साहब देखो, अब रात यहाँ भी गुजारनी है, चाचा की तबीयत सही नहीं लग रही है और चाची भी अकेले रहती हैं। अब मुझे लगा कि अभी मुझे दुकान पे ही रहना चाहिए, मैं अपना पढ़ाई लिखाई वहीं पर कर लूँगा, शांत माहौल रहता है, रात में कोई आवागमन भी नहीं होता है, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तब भाई साहब थोड़ा टेढ़ी नज़र से मुझे देखते हैं और वही सवाल पूछते हैं जो मेरे चाचा पूछते हैं, क्या बात है छोटे, बड़ा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, पहले तो मना करता था और कभी कभी आता था, ये कौन सा चांद किधर से निकल गया है। हंसते हुए मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह ऐसी ही बात करते थे। मैं छिप गया, कहने लगा, नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहता हूँ। तब कहने लगे, ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो यही सही, आज के बाद ये होटल रात का पाली तेरे पास में, तू संभाल इसको, लेकिन देख पढ़ाई में अव्वल आना चाहिए, मैं तुझे जहाँ तक चाहेगा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तुझे मैं एक बड़ा अफसर देखना चाहता हूँ। तब मैं कहा कि जी भैया, मेरी भी यही सोच है, मैं आपकी सोच को अब छोड़ूंगा नहीं, जब तक उसको अपनी मंजिल नहीं पा जाऊंगा तब तक पीछे नहीं हटूंगा, आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। तब मेरे बड़े भाई हंसने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ तू आगे बहुत जाएगा। अब इसके बाद रात की जो पाली थी ना, मेरे पास में आ गई थी। चाचा जाते थे, भैया की मदद करते थे दिन में, अब चाची भी थी, उनका परिवार भी था, मैं भी अब तरस खाने लगा था कि चलो अब चाचा अपना घर में रहेंगे, बाल बच्ची में रहेंगे, और मैं भी उस लड़की के इंतज़ार में था। लेकिन 15 दिन तक हो चुका था। हर रोज तो बरसात होती नहीं, कभी कभी होती है, और वो बरसात तो मेरे लिए जीवन का एक सुखद अनुभव था। उस बरसात को कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। 15 दिन गुजर जाता है, रोज लड़की का आस देखता हूँ, अपने ढाबे से बाहर निकलता हूँ रात के टाइम में, आसपास देखता हूँ, आसपास के जो गांव के अब रोशनी नज़र आती थी, अब मुझे लगता था कि इन्हीं गांव में से किसी घर की होगी। मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिलेगा तो जरूर आएगी, वो रुकेगी नहीं। जिस तरह से मुझे प्यार किया है वो रुक नहीं पाएगी, जरूर उस पर बंदिश होगा, परिवार वाले उसको अब छोड़ नहीं रहे होंगे। मैं सब कुछ समझने लगा कि जैसे मौका मिलेगा वो जरूर आएगी। 15 दिन बीत चुका था लगभग, या 15 दिन होने वाला था, ऐसे ही मैं गिनती ज़्यादा किया नहीं था, लगभग अंदाज़ा ही था। रात के टाइम में उदास बैठा हुआ था, पढ़ाई तो मैं कर रहा था, लेकिन मैं उसी की अब इंतज़ार में था। उसका चेहरा मेरी आंखों के आगे तैर रहा था, मुझे लग रहा था कि अब तो बहुत दिन हो गया, आना ही चाहिए उसको। क्या उसको तड़पन महसूस नहीं होती मेरी? मुझे तो हो रही है, तो उसको भी ज़रूर होती होगी। कब तक इंतज़ार कराएगी? रात के 10 बज चुके थे और मैं अपने ढाबा बंद कर चुका था, निश्चित होकर के अपनी पढ़ाई कर रहा था। और तभी दरवाजे पर अब एक दस्तक होती है, जैसे ढाबे के दरवाजे को कोई खटखट खटखट कर रहा हो। मैं दौड़ता हूँ, दरवाजे पर जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ ना, मेरी आंखें चुंधिया जाती हैं। वही ड्रेस, चमकता हुआ ड्रेस, लाल रंग का, वही कजरारी आंखें। अब तो बारिश नहीं था और जुल्फी हवा में उड़ रही है। मैं जब उसको देखता हूँ ना तो बाहों में भर लेता हूँ, और वो भी मुझसे जैसे कब से बिछड़ी हुई है, मेरे बाहों में सिमट जाती है। और फिर हम अंदर आ जाते हैं, प्रेम करते हैं। मैं उससे पूछता हूँ कि देखो, क्या तुम मुझे मेरी याद नहीं आती थी? तब वो कहती कि हाँ, याद तो हर रोज़ आती थी, लेकिन मैं मजबूर थी और मैं आ नहीं सकती थी। मुझ पर भी बंदिश है ना, मेरे परिवार का, तुम समझ सकते हो ना, लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है बाहर निकलना। आज मेरे परिवार में कोई नहीं है, तो ये उचित अवसर था, मैं तुम्हारे पास में आ गई। अब चलो हम देर नहीं करते, हम
स्टोर के खाट पर पहुंच गए थे। घंटों बतियाते रहे, प्रेम करते रहे। अब एक तरह से दोस्ती जो थी बहुत आगे तक बढ़ गई थी। अब मैं तो अब सपना देखने लगा था कि मैं इस लड़की से कहूँगा, अगर बुरा ना माने तो मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। और वही बात जब कहता हूँ ना, लड़की मुझे आश्चर्य की नज़रों से देखती है और कहती है, तुम इससे शादी करोगे? मैं बोलता हूँ, इसमें बुराई क्या है? आखिरकार हम दोनों प्रेमी हैं, एक हो चुके हैं, तो इसमें बुराई क्या है? तब वो सोचने लगती है, कहती है कि अभी नहीं, उचित समय आएगा और तब इस बात को हम करेंगे। अभी ये उचित समय नहीं है, इंतज़ार करो। देखो, जब तक तुम इंतज़ार करना, मैं खुद ही आऊँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, ना रात को भटकना, क्योंकि मैं जानती हूँ इस जगह पर जो ढाबा है ना, ये एरिया सही नहीं है। यहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है और एक से एक खतरनाक आत्माएं हैं। अब फिर वो जो वार्तालाप होता है ना, आत्माओं पर अब होने लगता है, भूत प्रेत पर होने लगता है। और तब मैं उस लड़की से मजाक में कहता हूँ कि देखो, मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं है। लड़की मेरी बात सुन कर के हंसने लगती है और कहती है कि लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, अब तो देख लो, मैं भूत हूँ एक। तुम्हारी नज़र में, आम भाषा में कहूँ तो मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं उसकी शक्ल देखता हूँ और जोर से हंस देता हूँ। अब मैं उससे कहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि भूत प्रेत तुम्हारे जैसे नहीं होते होंगे। भूत प्रेत जो होते हैं, चुड़ैल होती हैं, बहुत डरावनी होती है। जब मैं ये बात बोलता हूँ ना, लड़की खिलखिला के हंस पड़ती है। अब फिर टॉपिक बदल जाता है। अब फिर सुबह 4 बजे के आसपास लड़की फिर अगली बार मिलने का वादा करके चली जाती है। और वो फिर जाते जाते कहती है कि मेरा इंतज़ार करना, लेकिन मैं कब आऊँगी पक्की बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं आऊँगी ज़रूर। और तब मैं कहने लगा कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जब भी तुम्हें मौका लगे मेरे पास में आ जाना। और लड़की मेरे आंखों के सामने चली जाती है और मुझे मना करती है कि मेरे पीछे मत आना, मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी। अब मैं उसकी धमकी से डर जाता हूँ और अपने ढाबे के अंदर ही रहता हूँ। लड़की निकल गई, अब मैं देखता ही रह गया। अब इसके बाद मेरे पास में वो लड़की आती नहीं, मैं और इंतज़ार करने लगता हूँ और फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी देता हूँ। जो मैंने भैया से वादा किया था वो पूरा भी करना चाहता था। आखिरकार फिर 15 दिन के बाद ऐसे ही हालात होता है। बारिश नहीं होती है, हवा भी तेज नहीं चलती है। हाँ, मैं लगभग भूल गया था कि लड़की कब आएगी। मेरी पढ़ाई पे फोकस थी, लेकिन जो दिल में जगह लड़की बना रखी थी, मैं उसको कभी भूल ही नहीं पाता था। मुझे तो हमेशा चाहत रहती थी कि कब आएगी मेरे पास में, कब उससे मिलूंगा, कब उससे मेरा प्यार होगा, कब प्यार करूंगा, कब ढेर सारी बात करेंगे उससे। मेरा इंतज़ार यही रहता था। आखिरकार 15 दिन के बाद दरवाजे पर वैसे ही दस्तक होता है। दस्तक होता है ना, तो मैं समझ गया कि आ चुकी है। जाके दरवाज़ा खोलता हूँ तो वही थी, सेम वैसे ही लिबास में, चमकता हुआ लिबास, चेहरे पर नूर टपक रहा है, चेहरा चमकता हुआ, कजरारी कजरारी आंखें, सब कुछ वैसे ही, कोई भी बदलाव नहीं। मैं अपने बाहों में भर लेता हूँ और फिर हम दोनों प्रेमी अपने स्टोर रूम में आ जाते हैं, प्यार करते हैं, घंटों बातें करते हैं। और तब वो कहती है, बात का टॉपिक बदल जाता है और कहती है मेरा नाम लेकर के कि रविंदर, अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी तो क्या तुम मेरे बगैर रह सकते हो? मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं था। और तब मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो शादी में बंदिश क्यों है? वो सोच में पड़ गई। अब फिर कुछ देर तक ऐसे सोचती रही और तब मैं टोका, आखिर सोच क्या रही हो? कोई बात है तुम्हारे परिवार में क्या? तो कोई बात हो तो बताओ। और तब वो कहने लगी कुछ ऐसा ही है, देखो हमारा मिलना जुलना तो जारी रहेगा, लेकिन इस बारे में मैं अपने परिवार से बात किया हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि हमारी तुम्हारी शादी हो पाएगी। हम शादी को भूल जाते हैं, लेकिन हम मिलते जुलते रहेंगे ऐसे ही। बोलो चलेगा ना? मैं मन ही मन सोचने लगा कि लड़की को नाराज़ करना ठीक नहीं है। चलो कम से कम
अब आ तो रही ना, 10-15 दिन में आ तो रही है ना, कम से कम हमारे साथ तो दे रही है ना। अब मैं सोचा कि चलो इसका विचार बदल जाएगा, परिवार का बाद में विचार बदल सकता है। और फिर ये लड़की हाँ भी बोल दे। तब मैं बोला हाँ बिल्कुल चलेगा, हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे और हो सकता है तुम्हारे परिवार का विचार आगे चल कर बदल जाए। इस पर लड़की कुछ बोली नहीं। वही सुबह होता है और फिर चली जाती है। 15 दिन के बाद वैसे ही दरवाजे पर आहट होती है। हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल चुका था कि ना जाने कब आएगी। इंतज़ार तो हमेशा रहता था, लेकिन जब लंबा अरसा हो जाता था ना तो दिमाग से निकल जाती थी, लेकिन दिल में हमेशा रहती थी। मैं अपने किताबों में, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता था। भैया का जो अब उनका सपना था वो भी पूरा करना था। अब मैं चाहता था कि मैं भी बड़ा आदमी बनूं, भैया जो चाहते हैं वैसा ही बन कर दिखाऊं। धड़ 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 जोर जोर से दरवाजे पर अब आहट होने लगी, जैसे जोर जोर से कोई दरवाज़ा पीट रहा। जैसे दरवाजे पर आहट शुरू हुई, जैसे दरवाजे पर आवाज़ आनी शुरू हुई, मेरा दिल धड़कने लगा। अरे शायद वही होगी। मेरा दिल में उमंग भर जाता है और इसके बाद मैं दौड़ते हुए किताब छोड़ता हूँ और सीधा दरवाजे पर जाता हूँ। दरवाजे पर जाता हूँ ना तो दरवाजे खोलता हूँ। खोलने के बाद में मैं जो देखता हूँ ना तो मुझे विश्वास नहीं होता। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मेरे मुंह की आवाज़ बंद हो जाती है। मैं जहाँ हूँ वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा कोई ड्रीम है, मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ या मेरे साथ में हकीकत चल रही है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। जो मैं देखता हूँ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वही लड़की, वैसे ही लिबास, लेकिन आधा अधूरा। उसका जो निचला हिस्सा था ना, पैरों वाला हिस्सा, नजर ही नहीं आ रहा था। और नजर भी आ रहा था ना तो धुंधला, जैसे हवा में खड़ी हो। बाल उसके लहरा रहे थे, चेहरा वही चमकता हुआ था। और जब मैं उसका ये रूप देखता हूं ना तो मैं दहल जाता हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। क्या मैं डर जाऊं, क्या भाग जाऊं? लेकिन मैं साहसी व्यक्ति था, साहसी लड़का था। और उस क्षण को मैं कैसे वहां पर अपने आप को नियंत्रण किया मुझे कुछ भी मालूम नहीं। डरता नहीं हूं, लेकिन जब अजीब दृश्य देखता हूं, आधा अधूरा उसका शरीर, तो मैं खौफ में भर जाता हूं, चीखने लगता हूं। अरे अरे ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? लड़की मुस्कुराती रहती है, हमेशा की तरह, जैसे मेरे से मिलने आती थी। अब वैसे ही अपनी हाथ फैला रखी है, जैसे मैं उससे लिपट जाऊंगा, वो मेरे सीने में सिमट जाएगी। लेकिन जब उसका दृश्य देखता हूं, आधा अधूरा जिस्म देखता हूं, तो यकीन नहीं होता है। भयभीत हो जाता हूं, खौफ में हो जाता हूं। अगर मेरी जगह पर कोई भी होता तो उसकी भी हालत शायद ऐसी ही होती जैसा उस रात को मेरे साथ में हुई थी। वो घटना मैं कभी भूल नहीं सकता। बाहें फैलाए हुए कहती है मेरा नाम लेकर के, रविंदर, रविंदर आओ ना, मेरे से लिपट जाओ ना। देखो अब मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, ये आखिरी वक्त है। अब मैं आखिरी वक्त भी तुम्हारे पास में अपना वादा पूरा करने के लिए आई हूं। रविंदर मेरे पास में जल्दी आओ, मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है। रविंदर मेरे गले लग जाओ। रविंदर मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूं आखिरी पल में भी। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं डरा हुआ था, लेकिन लड़की जैसे तड़प रही थी मुझसे मिलने के लिए। आप मुझ पर ना जाने ऐसा कौन सा जादू सवार था। इतना सब कुछ देखने के बाद भी मैं उस लड़की से जाकर लिपट जाता हूँ और लड़की जैसे मुझसे लिपट जाती है, आधा अधूरा शरीर। और वही लड़की कहती है अब रविंदर मैं मिल नहीं पाऊंगी, अब मेरा आखिरी समय आ गया। रविंदर क्या तुम मुझे याद रखोगे, मुझे याद रखोगे रविंदर? मेरी बोलती बंद हो चुकी थी, समझ में नहीं आता कि मैं अब बोलूं, हाँ बोलूं, ना बोलूं। चेहरा मेरा खौफ में भरा हुआ था, डर था शरीर में, हाथ पैर कांप रहे थे, आवाज़ नहीं निकल रही थी। और वो जो थी अभी भी मुझे एहसास हो रहा था कि अब मेरे से लिपटी हुई है। अब मुझसे बार बार कह रही थी रविंदर मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना,
रविंदर, मुझे याद रखोगे ना? अब मेरी आंखों के सामने में जैसे उसको कोई पकड़ करके, खींच करके, मुझसे छुड़ा करके और अंधेरे में लेके चला गया। अब मैं देखने की कोशिश करता रह गया कि आखिर कौन आया था जो उसको पकड़ कर ले गया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि कोई काला साया था और जो उसको अब आधा अधूरा शरीर को पकड़ा, अब मुझसे जबरदस्ती छीन करके और अंधेरे में लेके चला गया। और वो चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, रविंदर मुझे याद रखना, रविंदर मुझे याद रखना, रविंदर मुझे याद रखना। अब फिर उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अब मैं चक्कर खा करके उसी जगह पर गिर चुका था, होशो हवास खो बैठा था। मुझे कब आया होश? जब मैं समय देखता हूँ, वहाँ का माहौल देखता हूँ, तो पता चलता है कि दिन निकल चुका है, सुबह हो चुकी है। मेरे बड़े भाई अब पहुँच चुके हैं। मेरा इंतज़ार करने के बाद मैं घर पर आऊँगा, और जब मैं नहीं आता हूँ तब उनको खटका लगता है कि अरे सुबह तो हो चुकी है, मैं अभी तक घर नहीं पहुँचा। और तब वो आ जाते हैं, मुझे आके देखते हैं कि मैं बेहोशी में पड़ा हुआ हूँ, मुझे होश में लाते हैं। आप पूछते हैं ये क्या, कैसे हो गया रविंदर, बेहोश कैसे पड़ा था? क्या कोई चोर उचक्का, मारपीट हुआ, कोई झंझट हुआ? बताना बताना। हाँ, तब मुझे लगा कि ये मैं कैसे समझाऊँ इनको। अब मैं अब वही बताने लगा कि देखो भैया, मुझे याद नहीं है, मुझे लग रहा है कि मेरा सर फटा जा रहा है, वैसे मुझे महसूस हो रहा था, मुझे आराम की ज़रूरत है, मेरा सर तेजी से दर्द हो रहा है। हाँ, तब भैया कहते हैं अरे कुछ तो याद होगा, कैसे गिरा है, ढाबा तो खोल रखा था कि अब दरवाज़ा भी बंद नहीं था। मैं तो बस उस जगह से जाना चाहता था, मैं अपने घर जाना चाहता था, आराम करना चाहता था। और वही मैं कहता हूँ कि भैया मेरा सर दर्द हो रहा है, शायद मुझे चक्कर आ गया था और फिर मैं बेहोशी में डूब गया था, मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद मुझे बहुत कुछ था, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था। मैं शर्माता था कि उस लड़की के बारे में कैसे बताऊंगा, जो मैं उस लड़की से प्रेम करता था, इस जगह पर हम रात बिताते थे, मैं अपने बड़े भाई का इज्जत करता था। ये सब बात बताना लायक नहीं है। मैं अपने आप को संभालता हूँ और वही झूठी सूची बातें बताता हूँ कि भैया मुझे चक्कर आ गया था। तब भैया कहते हैं कि तेरे को डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, ये चक्कर आना सही बात नहीं है, बेहोशी होना सही बात नहीं है। तब मैं कहने लगा कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, बाद में देखा जाएगा। सर में वाकई दर्द था। घर पहुँचता हूँ और आराम करता हूँ और तब जाके सर दर्द दोपहर के बाद गायब हो जाता है। अब इसके बाद मैं सोचने लगता हूँ कि जो लड़की मुझसे मिलती थी इंसानी रूप में, मैं उससे प्यार करता था, उसको महसूस करता था, वो मुझे महसूस करती थी। तो उस रात को जो मैं देखा कि मैं जो लड़की बोल रही थी कि मैं अब मिल नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे बिछड़ रही हूँ, क्या तुम मुझे याद रख पाओगे? मैं समझना चाहता था। इस विषय पर मैं कई लोगों से बातचीत किया, कई लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि हाँ ऐसा संभव है, कोई प्रेत आत्मा चाहे तो लोगों से मिल भी सकती है, जब उसकी इच्छा हो। जब तक उसकी इच्छा ना हो किसी के सामने दिख भी नहीं सकती है। हाँ, तब मुझे लगा कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता है। वो तो भटकती हुई बारिश से, बिजली से अब बचती हुई हमारे दुकान के अंदर आ गई थी। अब मुझे 2 बार 3 बार देख करके इग्नोर कर लिया था, जैसे मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ। मैं और लोगों से बात किया, ज्ञानी लोगों से बात किया कि क्या ऐसा हो सकता है। तब एक ज्ञानी का कहना था कि हाँ हो सकता है। कई लोग जो जन्म लेते हैं ना खास नक्षत्र में लेते हैं और उनको प्रेत आत्मा नजर आती है। अब प्रेत आत्मा भी उनको महसूस कर सकती है, देख सकती है। शायद ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तब मुझे वो बात मिल चुका था जिसकी मुझे तलाश थी। शायद मैं कोई किसी खास नक्षत्र में जन्म लिया था और उस नक्षत्र के जन्म की वजह से ही वो लड़की मुझे दिख रही थी और वो मुझे महसूस कर रही थी। पहली बार तो उसने 2-3 बार जब टाइम थे, मुझे बरसात के टाइम वो याद है, जब मेरे ढाबे के अंदर आई थी, जब तिरपाल उड़ा था। तब मुझे देख कर भी इग्नोर कर लिया था, जैसे उसके लिए आम बात हो।
शायद मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ, उसके मन के अंदर में यही चल रहा था। लेकिन जब मैंने आवाज़ दिया ना तो वो चौंक गई थी। उसको लगा कि शायद ये इंसान जरूर है लेकिन मुझे देख रहा है, और तब वह मेरे प्रति आकर्षित हुई थी। जैसे मैं उस रहस्य को समझ गया था, लेकिन वो काला साया, मैं आज तक उस रहस्य को समझ नहीं पाया हूँ। कई ज्ञानी लोगों का कहना है कि हो सकता है कि वो भी कोई आत्मा हो और उसको अब लेके जा रहा हो अपने लोक में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो मुझे सही जवाब नहीं लगा। इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर होगा, और वो रहस्य मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। अगर आप लोगों में से कोई इस रहस्य को सुलझा सकता है तो कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ये दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपके साथ में किसी के साथ में ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।